हेलो दोस्तों। तो फ्रेंड्स मैंने सोचा है कि हम कुछ एक सब्जेक्ट भी लेकर चलेंगे। तो यहाँ मैंने सोशल साइंस ली है, 10th क्लास की है, जो मतलब केशव परीक्षा लोक है, जो कि 2022 के एग्ज़ाम के लिए है। अगर जैसे कि वैसे एग्ज़ाम होंगे, अगर नहीं होते हैं तो आपके लिए आगे भी काम आएगी। जो लोग अभी 9th में होंगे वो भी लेते हैं क्लास कुछ लोग। तो हम इसका जैसे कि यहाँ से पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि कितने नंबर का आता है ये, पहले पहले चैप्टर में से कितने नंबर का क्या आएगा। ये देखते हैं, मिनट। तो जैसे कि ये है पहला चैप्टर है संसाधन एवं विकास। तो इसमें से क्या है कि 4 नंबर का आ रहा है, जिसमें से एक एक अंक के 2 क्वेश्चन आएंगे और 2 अंक का 1 क्वेश्चन आएगा। तो यानी एक क्वेश्चन आएगा सिर्फ 2 नंबर का, बाकी ऑब्जेक्टिव वगैरह आएंगे 2 नंबर के, चाहे वो खालिस्तान हो या जोड़ियाँ हो, वो इसी पर डिपेंड करेगा कि क्या है। तो ये भूगोल वाला पोर्शन है। ये सोशल साइंस देखिए आप 4 पार्ट में डिवाइड है। एक भूगोल के पार्ट में, दूसरा यहाँ आ जाएगा क्या बोलते हैं, हिस्ट्री टॉपिक होता है, इतिहास, और ये पॉलिटी वाला टॉपिक है, और ये नीचे इकोनॉमिक यानी अर्थशास्त्र का। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब क्या है, इसमें 4 पार्ट्स में तो हम पहला वाला जो भूगोल वाला चैप्टर है ना, ये कंप्लीट करेंगे। इसके कितने हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 7 टॉपिक है इसके, तो हम इसे क्लियर करेंगे पहले। तो 1 मिनट चलिए, तो पहले संसाधन वाला कर लेते हैं। आप देख ही सकते हैं इसमें से कि क्या है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये खनिज और ऊर्जा संसाधन, इसमें 8 नंबर का आएगा। तो इसे तो आपको बहुत अच्छे से करना है। तो पहले हम स्टार्टिंग से कर लेते हैं कि कितने नंबर का क्या आएगा और कैसे करना है, फिर इसको बाद में देखेंगे। ठीक है, तो देखिए ये है भूगोल का पहला वाला चैप्टर है, जिसमें संसाधन और विकास है। तो इसमें क्या है, जो ऑब्जेक्टिव तो आपको बाद में लगाना है। ठीक है, सारे ऑब्जेक्टिव लगा लीजिएगा। पहले क्या करेंगे, हम यहाँ से करेंगे। आपके पास होगी सीरीज, आप मंगा लीजिएगा। तो जैसे मैं यहाँ से बताती जाती हूँ, आप वहीं पढ़ते भी जाना इसे समझने के बाद, तो वो आपका अच्छे से हो जाएगा। जैसे कि पहले तो संसाधन एवं विकास, ये 2 इसके नाम हैं। तो संसाधन क्या होता है, तो संसाधन जैसे कोई भी ऐसी चीज़ जो इंसान की आवश्यकताओं की पूर्ति करे, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करे, वो संसाधन होता है। कोई भी ऐसी चीज़, जैसे मान लो हवा हमारी पूर्ति कर रही है, क्योंकि हमें उससे सांस लेते हैं हम उससे, हवा हमारा ऑक्सीजन होता है एक तो, और उस वहाँ से हमें ऑक्सीजन मिलती है। तो ये हमारा क्या है, संसाधन है। कुछ भी जो आवश्यकता की पूर्ति करती है, ये लाइट भी, जो बिजली होती है जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करती है, तो वो भी हमारा क्या है, संसाधन है। सब कुछ जो काम आता है हमारे, वो संसाधन में आता है। तो आपको समझ में आ गया। देखिए यहाँ परिभाषा लिखिए, हमारे वातावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जाती है। तो ये क्या है, आवश्यकताओं को पूरा करने में। ठीक है, तो प्रयुक्त की जाती है, जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, मतलब जो टेक्निकल होती हैं, टेक्नोलॉजी वगैरह होती हैं, जिसके द्वारा कुछ कुछ संसाधन ऐसे बनाए भी जा रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें तो अब आप पढ़ोगे इससे समझ आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि मैं सोच रही हूँ कि ये पहला वाला क्वेश्चन ये तो आप कर ही लेंगे। बंजर भूमि क्या होती है, ये तो आप जानते ही हैं। जहाँ पे मतलब ऐसी भूमि जिसका प्रयोग नहीं किया जा सकता, बंजर भूमि कहलाती है। मतलब जैसे रेगिस्तान वगैरह इलाके होते हैं ना, वहाँ जहाँ पे ना पानी बारिश होती है, ना वहाँ पे कोई खेती वगैरह मतलब कर ही नहीं सकते, वहाँ बारिश नहीं होती, तो जहाँ पे कुछ भी नहीं उगाया जा सकता, वो बंजर भूमि होती है। और इसमें मृदा अपरदन किसे कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मृदा अपरदन जैसे कि कोई भी मतलब मिट्टी का कटाव होना, या मिट्टी हमारी बर्बाद हो रही है, वो मृदा अपरदन कहलाता है। जैसे अगर पानी लगातार खूब ज़्यादा प्रेशर में बहता है, तो क्या होता है, मिट्टी, आपने देखा होगा मिट्टी बहने लगती है पानी के साथ, तो वो क्या हो रहा है, मिट्टी का अपरदन हो रहा है, मृदा अपरदन हो रहा है। और कभी कभी क्या होता है, हवाएं वगैरह होती हैं, बहुत तेज हवाएं होती हैं, तो वो रेगिस्तान में क्या करती हैं, मिट्टी को उड़ा उड़ा के आगे बढ़ाती हैं, जिससे जो अच्छी भूमि होती है उस पर वो रेगिस्तान वाली जो मिट्टी होती है वो गिरती है। तो क्या होता है, उससे फिर आगे की जो भूमि होती है वो भी रेगिस्तान में बदलती जाती है, तो वो भी मृदा अपरदन में आता है। तो ये मृदा अपरदन हवा से भी होता है, पानी से भी होता है, आग से भी होता है, और वनों को काटने से होता है। क्योंकि वन क्या करते हैं, बारिश होती है तो जो पानी आता है तो उसे ऑब्जर्व कर लेते हैं वनों की जड़ में, मतलब वन की जो जड़ होती है वो अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेती है। तो पानी से ना वो जो मिट्टी बह के जाती है ना, उसे बहने से रोकती है, बहने नहीं देती है। तो ये लिखा है ना, मृदा अपरदन किसे कहते हैं। प्राकृतिक कारकों, विशेषतः वायु तथा जल से मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर हटना,
देखा आपने, एक स्थान से दूसरे स्थान पर हटना या कटना या उसका क्षरण होना मृदा अपरदन कहलाता है। अन्य शब्दों में मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। यानी मृदा का कटाव हो या उसका बहाव हो जाए तो क्या होता है, मृदा अपरदन होता है। ठीक है। और जैसे कि एक क्वेश्चन इसमें लिखा है सकल कृषि क्षेत्र, यहाँ तो ये क्या है, तो जैसे कि क्या होता है, आप जानते हैं कि वर्ष में कृषि होती है, एक वर्ष में कितनी बार कृषि हो रही है, कौन करता है। तो क्या होता है, कुछ कुछ लोग क्या करते हैं कि जो बीच में गैप वगैरह होता है तो उसमें कुछ लोग फसल बो देते हैं। तो हम इससे मतलब परिभाषा इसकी ऐसे बनी, एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध निवल, शुद्ध मतलब निवल को ही शुद्ध कहते हैं, बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाए तो वह सकल कृषि क्षेत्र कहलाता है। मतलब जितनी बार अपन ने फसल बोई है एक वर्ष में तो उसे पूरा जितना भी है उसे शुद्ध मतलब बोए गए क्षेत्रों में, जितने बोए गए क्षेत्रों में उनमें जोड़ दिया जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा, इससे कितनी फसल बोई गई है एक वर्ष में, वो है सकल कृषि क्षेत्र। ठीक है। और देखिए आप जी, क्या अपने कितने क्वेश्चन हो गए, एक हो गया ये बंजर भूमि सकल कृषि। देखिए ये लिखा है भारत में सबसे अधिक कौन सा मृदा या मिट्टी पाई जाती है, कौन सी मिट्टी, इसका निर्माण किस प्रकार हुआ है। देखिए इसमें है ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है वो होती जलोढ़ मिट्टी। अब जलोढ़ मिट्टी क्या होती है, जलोढ़ मृदा होती है वो जो, जैसे कि आपने देखा होगा नदी वगैरह होती हैं वो बहती हुई आती हैं, पानी को बहा कर लाती हैं, तो क्या होता है उसके अंदर जो बारीक बारीक मिट्टी सी, चिकनी मिट्टी सी जो बहती हुई आती है, तो कहीं कहीं क्या होता है कोई ऊंचा इलाका पड़ जाता है, ऐसा कुछ पड़ जाता है तो वहाँ खूब सारी मिट्टी इकट्ठी होने लगती है आकर। तो वो जो मिट्टी आती है जो जल के द्वारा बहाकर लाई जाती है वो जलोढ़ मृदा कहलाती है। तो आप समझ लेना कि नदियों के द्वारा या जल के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मृदा कहते हैं। और ये हमारे भारत में सबसे ज़्यादा क्यों, क्योंकि आप जानते हैं हमारे भारत में नदियाँ बहुत ज़्यादा हैं, इस वजह से यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, स्पेशली उत्तर वाले इलाके में, उत्तरी इलाके में भारत के, वहाँ सबसे ज़्यादा है। तो ये लिखा है इसका निर्माण नदियों के द्वारा लाए गए, ये लिखा है अवसादों से। अवसाद वही होते हैं जो इकट्ठी मिट्टी, ह्यूमस वगैरह सारी चीज़ें होती हैं, उन्हें मिलाकर जो बजरी वजरी होती है ना, सबको मिलाकर जो इकट्ठा होता है उसी को अवसाद कहते हैं, जो लाए जाते हैं कंकड़ मंकड़ होते हैं छोटे छोटे वो। तो देखिए हमने ये क्वेश्चन इतने समझ लिए हैं यहाँ से, ये भी हो गया है और ऊपर वाला तो कर ही लिया है। अब ये संसाधनों का विकास क्यों आवश्यक है आप जानते हैं। देखिए संसाधन का अगर हम सही से उपयोग नहीं करेंगे तो उसका वो ख़त्म भी हो जाएंगे एक दिन पे। जैसे संसाधन में क्या हो जाता है, जैसे खनिज संसाधन होते हैं, और तो हमें इनका एक ऐसा उपयोग करना है कि जो आगे वाली पीढ़ी है उनके लिए भी ऐसे अच्छे तरह से उपयोग में मतलब बच सके उनके लिए भी, और हम उपयोग ऐसे करें कि जो वातावरण है उसका नुकसान भी ना हो, क्योंकि आप जानते हैं वातावरण का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो क्योंकि भविष्य में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है अगर ऐसे ही चलता रहा तो इस पे थोड़ा सा मतलब इस जैसे क्या होता है, रोड बनाया जाता है तो रोड बनाया जाता है, रोड में आपने देखा होगा कुछ जगह क्या होता है वो जितने भी पेड़ आते हैं उन्हें काट दिए जाते हैं। बल्कि जैसे कि जापान जैसी कंट्री वगैरह है तो उसमें क्या होता है, अगर पेड़ ऐसी जगह आते हैं तो उन्हें उनकी जो पेड़ होती है उनकी जड़ों को बांध कर उखाड़ा जाता है और उन्हें किसी और जगह शिफ्ट कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है। लेकिन हमारे इंडिया में अभी ऐसी तकनीक मतलब इतनी ज़्यादा में डेवलप नहीं हो पाई है, क्योंकि आप जानते हैं हमारा देश विकासशील देश नहीं है अभी। तो और जापान बहुत बड़ा देश है, बहुत मतलब विकसित देश है, बड़ा तो नहीं कह सकते इतना, लेकिन जो कि वहाँ बहुत ज़्यादा विकसित है तो वहाँ वो कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना है कि यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं कि कुछ बचाव करके, नहीं कि पेड़ कम से कम कटें, जंगलों में आग कम से कम लगे, ऐसा करके जो संसाधन होते हैं उनका उपयोग भी कर सकें अच्छे से। और बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं उन्हें ऐसी जगह बनाए जाएँ कि हमारे जो वातावरण है उस पर नुकसान ना पहुँचाया जाए। तो ये है कि ऐसे संसाधनों का ऐसे विकास किया जाए जिससे आगे नुकसान ना किया जाए, और उसकी जो गुणवत्ता होती है, उसकी क्वालिटी होती है, उसको भी ध्यान में रख कर किया जाए। और सतत पोषणीय विकास क्यों का क्या अर्थ है, ये देखिए सतत पोषणीय विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुँचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना ना करे। तो ये आप जानते हैं, ये मैंने समझाया है, तो ये सिमिलर है उसी की तरह ही कि मतलब भविष्य की पीढ़ियाँ हैं उनका विकास भी ज़रूरी है उसी में, कि उन्हें भी कोई दिक्कत ना आए। जैसे कि मैंने आपको वातावरण के बारे में बताया वैसे ही। अब देखिए फ्रेंड्स वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है तो इसके हमने भी छोटे वाले क्वेश्चन जो अभी देख लिए हैं हमने,
ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन और है, अति सिंचन के कारण भूमि निम्नीकरण किस प्रकार होता है। निम्नीकरण वही है जो मृदापरण अपरदन होता है, वही कटाव होता है, वही निम्नीकरण होता है, क्षरण भी इसी से कहते हैं। तो अति सिंचन यानी सिंचाई होती है जो, उससे कहते हैं। से अति सिंचन से उत्पन्न कृंतकता के कारण मृदा में लवणीयता और क्षारीयता बढ़ जाती है। इस प्रकार भूमि निम्नीकरण होता है। मतलब जो होता है कि देखना, आपने देखा होगा कि जब हम खेतों में पानी डालते हैं मोटर से, या जो नदी वगैरह होती है, नहर, वहाँ से कहीं से भी करके जो पानी डालते हैं, तो क्या होता है, कहीं वो उसी जगह पे ज़्यादा पानी जाता है, यहाँ खेत में जाता है, तो क्या होता है, वहाँ एक जगह पे सफ़ेद सफ़ेद सी कुछ वो आ जाती है, मिट्टी मिट्टी से आ जाती है। तो क्या होता है, उससे ना मिट्टी में लवणीयता आ जाती है। लवण मतलब आप समझते हैं, मिट्टी में लवण आ जाना, तो उससे क्या होता है, मिट्टी अनउपजाऊ हो जाती है, मतलब उसमें अच्छी फसल नहीं हो पाती। तो ये ज़्यादा सिंचाई के द्वारा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे का हम अगली वीडियो में करेंगे। और वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।